अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले ये जानिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मतलब ये कहना गलत है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लगे वही बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं। आप क्या कहेंगे, आपको अब उसे वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन करना है। आप कहेंगे कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। आप ये मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया और इसमें आपने सॉल्वेंट रख दिया, ये सॉल्वेंट रख दिया और आप इसको हीट कर रहे हैं। तो अगर हम ग्राफिकली इस बात को समझें, इधर हम वेपर प्रेशर दिखा ले रहे हैं, इधर बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे अच्छा यहां हम दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जिस टाइम पर जिस कंडीशन में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट मिला, आप इसमें कुछ सॉल्यूट मिला दीजिए, यानी पानी उबल रहा है, चीनी मिला दीजिए। तो चीनी भी कहीं उसके पार्टिकल जो ब्लैक कलर से बना रहा बड़े बड़े पार्टिकल, ये सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए अब सॉल्यूशन में जगह जगह। तो ये तो वेपर बनेंगे नहीं, यानी जो सरफेस से वेपर बनने वाला पार्टिकल था वो कम हो गया। तो जब वेपर बनने वाला पार्टिकल कम होगा तो अपने आप वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पॉइंट ए था, तो अब ये पॉइंट किसी बी पे चला गया और आप देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ाना पड़ा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है प्योर वाले का हम मान ले रहे हैं कि पी नॉट, तो सॉल्यूशन का पीएस हो गया। अगर आपने थोड़ा और सॉल्यूट मिला दिया, थोड़ा सा और सॉल्यूट आपने मिलाया, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिल जाए। ये T2 हो गया, ये पॉइंट C था, इसको मान लीजिए D और ये हो गया E। तो इस तरह से हम जितना सॉल्यूट मिलाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कहा जाए तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मैं आपको इस ग्राफ से बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। ये देखिए, इस E के बराबर का जो प्रेशर है इसको हम मान ले रहे हैं PS2। समझिएगा इस बात को। अब यहां से ये एक ट्राइंगल हो गया ADE और एक हो गया ABC। तो आप कह सकते हैं कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। थेल्स थ्योरम था, ये पहले पढ़ा हुआ, उसको लगा दिए। AB इस के बीच का वो वैल्यू है, आप मान लीजिए डेल्टा T1 है, तो आपका कंक्लूजन मिलेगा डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। दिस मल्टीप्लाइज दैट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। एक रिलेशन मिल गया। अब यहां से आप राउल्ट्स लॉ लगाइए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इतने की जगह आप डेल्टा P लिख लीजिए और इसके जगह W बाई M कर दीजिए कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल N। यही होता है आपका मोलैलिटी। तो अब आप लिख सकते हैं यहां से कि डेल्टा P इक्वल टू P0 इंटू मोलैलिटी इंटू कैपिटल M। अच्छा, अगर मान लीजिए प्योर वाटर लिया तो बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री फिक्स है और उसका मोलर मास भी 18 ग्राम फिक्स है, यानी किसी फिक्स सॉल्वेंट के लिए दोनों कांस्टेंट हो गए, तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब वो वैल्यू रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब आप इतने पर रुकेंगे नहीं, इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। इसी KB को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। अगर हम थर्मोडायनामिकली इस पूरे टर्म को डिराइव किए होते तो हमको KB के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल जाता।
वो एक्सप्रेशन मिलता आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह आप चाहते तो क्या लिखते, आर टीवी स्क्वायर अपॉन एम इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। इस तरह से केबी की यूनिट निकाल सकते हैं कि क्या आएगी। केबी को हम क्या कह रहे हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। बाकी ये मोलरिटी का फार्मूला रखेंगे और आसानी से इससे जुड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने कहा जैसे ही हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हो गया। फिर धीरे धीरे हम जितना सॉल्यूट मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। इसलिए यह एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। फिर आपने कहा कि जो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया, जिसको आपने कहा कि ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। चलिए हम लोग इससे जुड़े न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और मैंने ऑलरेडी 3 न्यूमेरिकल लिख रखा है। एक बार इस एक्सप्रेशन को आप देख लीजिए, कहीं कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे तो शायद इन सारी चीजों की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। प्लीज एक बार देखिए, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आप लीजिए समय 1 मिनट का। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से समझा जा सके, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। फार्मूला जो हमें चाहिए वो हम लिख ले रहे हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी की जगह हम यूज कर लेंगे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ जो टर्म है उसको लिख दे रहा हूं कि स्मॉल डब्ल्यू जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ non-volatile solute was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, the boiling point of benzene raised from 353.23 Kelvin to 353.93 Kelvin. Calculate the molar mass of solute। कहा गया कि जब 1.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो क्वथनांक जो है 353.23 से लेकर के 353.97 केल्विन हो गया। तो जो विलेय हमने घोला है उसका अणुभार निकालिए, यानी स्मॉल एम निकालिए। पहले क्वेश्चन की बात करें। अब आप सबसे पहले डेल्टा टीबी निकाल लीजिए। तो डेल्टा टीबी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 353.93 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन, दैट इज 0.70 केल्विन। अब सारी वैल्यू आपको दी हुई है, फार्मूले में रखिए। तो 0.70 केल्विन इज इक्वल टू 2.52, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 1.5 into 1000 upon dissolving 90 ग्राम of benzene, that is m into 90। ये देखिए ये कैंसिल हो गया और 3 3 9.5 और 3 को इधर लेंगे 371 ये 2.1 k, और ये बराबर आ गया k into m इज इक्वल टू 50 गुणे 2.52, तो 5 10 5 25 26 यानी 126। m इक्वल टू हो गया 126 by 2.1, दैट इज 60। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फार्मूले में रखना है। चलिए टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देख लीजिए। 60 ग्राम पर मोल यूनिट रहेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन में 6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास दिया 60 ग्राम, इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप
फार्मूले में रखते हैं। केवी की जगह देखिए कितना दिया है 0.52, ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। और W की वैल्यू दे रखा है 6 ग्राम इंटू 6 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 इंटू 200। सॉल्व कर लीजिए। यानी 0.26। आप ये देखिए डेल्टा टीबी है, यानी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, जिसको हम एक साथ लिखते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन दिया कि 373 हमारा इसका है, सॉल्वेंट का है। तो जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे T सॉल्यूशन इक्वल टू 0.26 प्लस 373, यानी कितना गया 373.26 केल्विन है ना। सीधा सीधा फार्मूले में रखना है, आसानी से आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए समझिए उस बात को। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में आपको कांसेप्ट और यूज करना पड़ेगा। यहाँ एक टर्म यूज किया है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। तो सबसे पहले आप CaCl2 लीजिए, डिसोसिएट कराएंगे तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस मिलेगा। शुरू में इसके 1 मोल, इन दोनों के 0, फिर ये 2 अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये क्या रह जाएगा 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां से आप देखें I की वैल्यू निकाल रहा हूं 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा। कंप्लीट डिसोसिएशन पे अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो I इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ I की जरूरत पड़ गई। अब आप रख लीजिए यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल टू I की जगह हो गया 3, KB की वैल्यू 0.512 इंटू 10 ग्राम 10 इंटू 1000 अपॉन 111 इंटू 200। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसे भी आप कर सकते हैं, आ जाएगा 0.69 केल्विन। सॉल्यूशन का निकालना हो तो क्या हो जाएगा T सॉल्यूशन 373.69 केल्विन। तो इस तरह से हम लोगों ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी, उससे जुड़ी न्यूमेरिकल डिस्कस किए। आई होप दिस ऑल विल हेल्प यू। थैंक यू।